जय गुरुदेव। ज्योतिष विद्या के अध्ययन की इस यात्रा में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज मुख्य रूप से हम लोग इस सत्र के भीतर बात करेंगे रवि योग के संबंध में। इससे पूर्व हम लोगों ने सर्वार्थ सिद्ध योग के संबंध में चर्चा संपन्न की और आपने जान लिया कि जब कोई मुहूर्त न निकल रहा हो तब हम लोग सर्वार्थ सिद्ध योग का समय स्वीकार करके अपना अपेक्षित कार्य, अपना स्वैच्छिक कार्य संपन्न कर सकते हैं। उसी प्रकार का मुहूर्त होता है रवि योग, और कई स्थानों पर तो रवि योग को सर्वार्थ सिद्ध योग से भी अधिक महत्व प्रदान किया गया है। मुहूर्त चिंतामणिकार ने तो यहाँ तक बोला है कि रवि योग बहुत सारे जो दोष हैं, बहुत सारे जो कुयोग हैं, उनका विनाशक ये रवि योग होता है। अर्थात बहुत से दोषों का शमन करने की क्षमता रवि योग के भीतर में रही हुई है। इसलिए प्राय करके मुहूर्त निकालने वाले लोग रवि योग को बड़ा महत्व दिया करते हैं। और कोई भी मुहूर्त हम लोग जो स्वीकार करते हैं, अगर वो रवि योग के भीतर पड़ जाता है तो और स्वर्ण में सुहागा वाली बात हो जाती है। तो रवि योग का हमारे मुहूर्त जगत के भीतर अत्यंत महत्व है। सर्वार्थ सिद्ध योग अपने में सर्व अर्थ के लिए सिद्धि प्रदान करने वाला योग माना जाता है, किंतु रवि योग उससे भी बढ़कर के महत्वपूर्ण माना गया है। आइए समझते हैं कि रवि योग क्या होता है, कैसे बनता है और उसको हम लोग किस प्रकार से स्वीकार कर सकते हैं। रवि योग की हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पूर्व आपके जो प्रश्न हम तक पहुंचते हैं उनमें से 3 प्रश्नों के उत्तर आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला प्रश्न है जितेंद्र सिंह जैन जी का, और उन्होंने पूछा है कर्क लग्न की कुंडली के भीतर में सप्तम भाव में मकर राशि का शनि हो, साथ में चंद्रमा की युति हो, तो क्या ऐसी स्थिति के भीतर में शश महापुरुष योग भंग हो जाएगा? उनके इस प्रश्न का उत्तर बोर्ड में जाकर के प्रैक्टिकल करके बता देना ज्यादा उचित होगा, ज्यादा स्पष्टता के साथ समझ में आएगा। तो आइए हम कुंडली का नक्शा बना करके इस प्रश्न के उत्तर की चर्चा करते हैं। तो जितेंद्र जी का प्रश्न ये है, कर्क लग्न की कुंडली ये हो गई और इस कुंडली के सप्तम भाव में मकर राशि का शनि है, साथ में चंद्रमा की युति है। चूंकि मकर राशि शनि की अपनी राशि है, अपनी राशि में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो स्पष्ट है कि शश महापुरुष योग इस कुंडली के अंदर बन रहा है। और चंद्रमा जो लग्नेश है, लग्नेश होकर के यहाँ पर शनि के साथ बैठा हुआ है। हालांकि जनरली हम लोग कुंडली के अंदर चंद्रमा और शनि की जो युति होती है उसको विष योग के रूप में जानते हैं, किंतु ऐसा होने पर भी यहाँ पर जो शनि का शश महापुरुष योग बन रहा है वो कहीं से भी भंग नहीं होगा। शश महापुरुष योग के अनुसार शनि जो भी रिजल्ट देने में सक्षम होगा वो रिजल्ट देगा। शनि अगर पूर्ण बली होगा, अपना रिजल्ट देने में समर्थ होगा, तो शश महापुरुष का संपूर्ण रिजल्ट वो दे सकेगा। दूसरा प्रश्न पूछा है चंचल चक्रवर्ती जी ने। वो कहते हैं कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र लाभ भाव में हो, चंद्रमा भाग्य भाव में हो, साथ ही चंद्रमा केमद्रुम दोष में हो और चंद्रमा से गुरु दशम स्थान में हो, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या उस कुंडली के अंदर परिवर्तन योग का लाभ प्राप्त होगा? ऐसा उनका प्रश्न है। इस प्रश्नों को भी कुंडली के नक्शे के अंदर समझना ज्यादा आसान होगा। आइए समझते हैं। तो ये कन्या लग्न की कुंडली है और इस कुंडली के भीतर लाभ भाव में शुक्र है जो कि भाग्य स्थान का स्वामी है, और भाग्य भाव में चंद्रमा है जो कि लाभ स्थान का स्वामी है। तो चंद्रमा और शुक्र के अंदर स्थान परिवर्तन योग स्पष्ट बन रहा है, और साथ में चंद्रमा केमद्रुम दोष के अंदर भी है, और साथ ही चंद्रमा से गुरु 10वें भाव में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
तो 10वां भाव अर्थात चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो गया। तो पहली बात तो ये चंद्रमा से गुरु केंद्र में आ जाता है तो केम द्रुम दोष खत्म हो जाता है। तो केम द्रुम दोष जो चंद्रमा के साथ बन रहा था उसका प्रभाव खत्म हो गया और शुक्र तथा चंद्रमा दोनों ही सौम्य ग्रह हैं। एक भाग्य भाव का स्वामी है, दूसरा लाभ भाव का स्वामी है और दोनों अपना स्थान परिवर्तन किए हुए हैं। तो स्पष्ट इस कुंडली के अंदर जिस भी जातक की ये कुंडली है उसको इस परिवर्तन योग का अर्थात स्थान परिवर्तन योग का संपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अगला प्रश्न पूछा है सुमन सिंह जी ने। वो कहते हैं कि गंडमूल नक्षत्र के व्यतीत होने के 10 मिनट बाद किसी बालक का जन्म होता है तो क्या उस बालक के ऊपर गंडमूल नक्षत्र का कोई प्रभाव होगा? क्या उसको गंडमूल की पूजा इत्यादि करवाने की आवश्यकता होगी? तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, गंडमूल नक्षत्र के बीतने के तुरंत बाद भी किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके ऊपर गंडमूल का कोई असर नहीं माना जाएगा। उसको गंडमूल के नक्षत्र की पूजा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जहां नक्षत्र बीत गया उसके 1 सेकंड के बाद भी अगर किसी का जन्म होता है तो उस नक्षत्र का प्रभाव उसके ऊपर नहीं होगा, अपितु उस नक्षत्र का उसका जन्म माना जाएगा उस गंडमूल नक्षत्र के बाद वाला नक्षत्र है। जैसे मान लीजिए 10वां नक्षत्र मगा है, मगा नक्षत्र गंडमूल का है। जिस समय तक मगा नक्षत्र की स्थिति होगी उस समय तक जन्मा हुआ बच्चा गंडमूलिया माना जाएगा। किंतु जैसे ही मगा नक्षत्र परिपूर्ण हो गया और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ हो गया तो उसका 1 सेकंड बाद भी बच्चे का जन्म होता है तो उसको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्मा हुआ माना जाएगा, न कि गंडमूल का। तो ये थे आज के प्रश्नों के उत्तर और अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा विषय है रवि योग, रवि योग के संबंध में। तो रवि योग 2 प्रकार का योग होता है। प्रथम प्रकार का योग होता है कुंडली के अंदर और दूसरे प्रकार का योग होता है मुहूर्त के अंदर। जैसे सर्वार्थ सिद्ध योग होता है उसके साथ ही रवि योग वो मुहूर्त जगत के अंदर उसकी महत्ता है, किंतु साथ ही कुंडली के भीतर भी रवि योग बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कुंडली के भीतर रवि योग कैसे बनता है और क्या उसका लाभ होता है। उसके बाद हम बात करेंगे मुहूर्त वाले रवि योग के बारे में। तो इसी कुंडली के अंदर हम बात करते हैं कुंडली के भीतर बनने वाले रवि योग की 2 शर्तें हैं। प्रथम शर्त है कुंडली के 10वें भाव में सूर्यदेव विराजमान हो और तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हो। अर्थात 10वें भाव में सूर्यदेव होने चाहिए जैसे कि इस कुंडली के अंदर लिखा गया है और तीसरे भाव में शनिदेव होने चाहिए जैसे यहाँ पर शनिदेव को यहाँ रखा गया है। पहली शर्त पूरी हुई। दूसरी शर्त है इस भाव का जो भी स्वामी होगा, 10वें भाव का जो भी स्वामी होगा, तो 10वें भाव का स्वामी वो होगा जो राशि यहाँ पर लिखी गई होगी। उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर की राशि है। तो 1 नंबर की राशि होने का अर्थ हुआ कि 10वें भाव में मेष राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मेष राशि का जो स्वामी मंगल है वो यहाँ पर शनि के साथ में युति के अंदर हो। दशमेश शनि के साथ तृतीय भाव में विराजमान हो और 10वें भाव में सूर्य देव की स्थिति हो, तीसरे भाव में शनिदेव की स्थिति हो। ये दोनों कंडीशन अगर परिपूर्ण हो जाते हैं तो कुंडली के अंदर बनता है रवि योग। और ऐसा जो रवि योग होता है, जिस जातक जातिका की कुंडली के अंदर ये रवि योग बनता है, अत्यंत प्रतापी उनका जीवन होता है और बड़े ऊंचे ओहदे पर वो अपने जीवन में पहुंच पाते हैं, अच्छा ऊंचे पद पर वो आसीन हो पाते हैं। और इतना ही नहीं, जो ऊंचे पद पर रहने वाले लोग हैं उन लोगों के द्वारा वो सम्मानित भी होते हैं। अपने जीवन में मान सम्मान यश और आदर भरपूर मात्रा में वो प्राप्त करते हैं। एक प्रकार से वो सफल जीवन जीने के हकदार बनते हैं। अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने वाले और अपनी तमाम सद्भावनाओं को पूर्ण करने वाले वो जातक जातिका होते हैं और अपने पीछे अपना यश और गौरवमय जीवन वो लंबे समय के लिए
छोड़ करके जाते हैं तो ये रवि योग कुंडली के अंदर बनता है। अत्यंत शुभ इसका परिणाम बताया गया है। और जिस भी जातक जातिका की कुंडली के अंदर रवि योग बन रहा हो, उनको अपने जीवन में सूर्य देव से संबंधित, शनिदेव से संबंधित और जो 10वें भाव का स्वामी है उस ग्रह से संबंधित जो कारक तत्व हैं, उनके साथ हमेशा अपना रिलेशन बहुत अच्छा बना करके रखना चाहिए। जितना बढ़िया उनके साथ आप रिलेशन बना करके रखेंगे, उतना ही इस योग का और ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये तो बात हो गई कुंडली के अंदर बनने वाले रवि योग के संबंध में। अब हम बात करते हैं मुहूर्त के अंदर बनने वाले रवि योग के संबंध में। तो मुहूर्त के लिए रवि योग तब बनता है, इसके लिए 3 बातें हमारे को स्मरण रखनी चाहिए। पहली बात, सूर्य प्लस चंद्र प्लस नक्षत्र। सूर्य, चंद्र और नक्षत्र, इन तीनों के योग से या इन तीनों के समन्वय से बनने वाला विशेष मुहूर्त होता है रवि योग। कैसे बनता है? तो मान लीजिए सूर्य जिस नक्षत्र के अंदर विराजमान हो। नक्षत्र को कैसे जानेंगे? तो स्पष्ट इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 12 राशियों के भीतर 27 नक्षत्र आते हैं और ये बात हम पहले ही बता चुके हैं कि कौन सी राशि के भीतर कौन सा नक्षत्र आ जाता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए अभी मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति के समय सूर्य देव धनु राशि का अपना प्रवास परिपूर्ण करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो जैसे ही वो मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मकर राशि के अंदर उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र आ जाते हैं। अर्थात 21वां उत्तराषाढ़, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा, ये 3 नक्षत्र के अलग अलग चरण मकर राशि के अंदर आ जाते हैं। तो जैसे ही सूर्य देव इन तीनों नक्षत्र के अंदर अर्थात मकर राशि के भीतर प्रवेश करेंगे तो क्रमशः वो 21, 22, 23वें नक्षत्र का अपना प्रवास परिपूर्ण करेंगे। या यूं कहें कि मकर राशि के अंतर्गत सूर्य देव 21वें, 22वें और 23वें नक्षत्र के अंदर संक्रमण करेंगे। सूर्य देव 1 महीना एक राशि में रहते हैं। 1 महीना एक राशि में रहने के नाते 1 महीना वो लगभग 3 नक्षत्रों के अंदर रहते हैं। तो किसी न किसी राशि में सूर्यदेव होंगे, किसी न किसी नक्षत्र के अंदर सूर्यदेव होंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे को ये देखना होगा कि सूर्यदेव कौन से नक्षत्र के अंदर हैं। उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं कि वो 21वें नक्षत्र के अंदर हैं, अर्थात उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंदर सूर्यदेव हैं। अब 21वें नक्षत्र के अंदर सूर्यदेव हों तो दूसरे नंबर पे हमारे को चंद्रमा को देखना होगा कि चंद्रमा किस नक्षत्र के अंदर है। अब 21वें नक्षत्र से हम लोग 4 नक्षत्र अगर गिने तो 21वां उत्तराषाढ़, 22वां श्रवण, 23वां धनिष्ठा और 24वां नक्षत्र आ जाता है शतभिषा। तो जैसे पहले नंबर पे हमने देखा कि सूर्य देव उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अंदर हैं और वहां से 4 गिनती किया तो नक्षत्र आया शतभिषा। अगर चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र के अंदर हो तो वो जो शतभिषा नक्षत्र का जब तक मान रहेगा तब तक रवि योग बनेगा। उसके बाद अगले नंबर पे चंद्रमा, जैसे यहाँ पर हमने चौथा नक्षत्र काउंट किया 31वें नक्षत्र में से, अर्थात जिस नक्षत्र के अंदर सूर्यदेव विराजमान हैं वहां से चौथे नक्षत्र के अंदर चंद्रदेव हुए तो वो रवि योग हुआ। इसी प्रकार छठे नक्षत्र के अंदर चंद्रदेव हो तब भी रवि योग होगा। 9वें नक्षत्र के अंदर, 10वें नक्षत्र के अंदर, 13वें नक्षत्र के अंदर और 20वें नक्षत्र के अंदर चंद्रदेव आ जाते हैं या चंद्रदेव का प्रवास होता है तो तब रवि योग बनता है। सीधा सा फॉर्मूला इसका एक ही बात हमारे को याद में रखनी है कि सूर्य देव का नक्षत्र कौन सा है, सबसे पहले उसको देख लेंगे और जिस नक्षत्र के अंदर सूर्य देव हैं वहां से अगर चंद्रमा चौथे नक्षत्र में हो तब भी रवि योग बनेगा, छठे नक्षत्र में हो तब भी रवि योग बनेगा, 9वें नक्षत्र में हो तब भी रवि योग बनेगा, 10वें नक्षत्र में हो तब भी रवि योग बनेगा,
13वें नक्षत्र में हो अथवा 20वें नक्षत्र में हो, इन नक्षत्रों में जब जब चंद्रमा रहेगा तब तब रवि योग बनेगा। तो यहाँ पर हमारे को केवल सूर्य, चंद्रमा और उनका नक्षत्र देखना है कि जब जब सूर्य से चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 13वें, 20वें नंबर के नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा का भ्रमण होगा, चंद्रमा का संक्रमण होगा, वो नक्षत्र आपका रवि योग का नक्षत्र माना जाएगा। और उस नक्षत्र के समय में कोई भी आप शुभ कार्य आंख मूंद करके कर सकते हैं, उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। मुहूर्त के ग्रंथों के अंदर इस रवि योग को कुयोगों का विनाश करने वाला, दोषों का शमन करने वाला और बहुत अच्छा लाभ देने वाला रवि योग माना गया है। तो रवि योग का अत्यंत महत्व शास्त्रों के अंदर बतलाया गया है। और ज्यादा स्पष्टता से समझने के लिए मान लीजिए सूर्य देव अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है तो 24वें नक्षत्र में जो कि शतभिषा है वहां पर चंद्रमा होगा तो रवि योग बनेगा। 26वां नक्षत्र जो कि उत्तरा भाद्रपद है इसमें चंद्रमा होगा तब भी रवि योग बनेगा। दूसरा नक्षत्र जो भरणी है, तीसरा कृतिका है, छठा आर्द्रा और 13वां हस्त, इन नक्षत्रों के अंदर चंद्रमा रहेगा तो रवि योग बनेगा। इसी प्रकार सूर्य देव अगर 22 में अर्थात श्रवण नक्षत्र के अंदर हो और उस कंडीशन में चंद्रमा जब जब 25वें नक्षत्र में होगा रवि योग बनेगा, 27वें नक्षत्र के अंदर होगा तब भी रवि योग बनेगा, तीसरे, चौथे, 7वें और 14वें। अर्थ हुआ पूर्वा भाद्रपद, रेवती, कृतिका, रोहिणी, पुनर्वसु और चित्रा, जब जब चंद्रमा का संक्रमण इन नक्षत्र के अंदर होगा तब तब रवि योग बनेगा। इसी प्रकार सूर्यदेव अगर 23वें नक्षत्र के अंदर हो अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हो, सूर्यदेव अगर धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर हैं तो चंद्रमा 26वें अर्थात उत्तरा भाद्रपद, 1 अर्थात अश्विनी, 4 अर्थात रोहिणी, 5 अर्थात मृगशिरा, 8 अर्थात पुष्य और 15 अर्थात स्वाति, इन नक्षत्रों के अंदर जब जब चंद्रमा रहेंगे तब तब रवि योग बनेगा। तो हमारे को सीधा हिसाब देखना है कि सूर्य का नक्षत्र कौन सा है और सूर्य का जो भी नक्षत्र होगा अर्थात उस समय सूर्य देव जिस नक्षत्र के अंदर भी विराजमान होंगे वहां से चौथा नक्षत्र देखेंगे उसमें चंद्रमा हो, छठा नक्षत्र देखेंगे उसमें चंद्रमा हो, 9वें नक्षत्र में चंद्रमा हो, 10वें नक्षत्र में चंद्रमा हो, 13वें नक्षत्र में चंद्रमा हो अथवा 20वें नक्षत्र में चंद्रमा हो, तब तब ये रवि योग बनता है। तो रवि योग का निर्माण सीधा सीधा सूर्य और चंद्रमा का नक्षत्र देखना है और सूर्य के साथ चंद्रमा के नक्षत्र का ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो रवि योग बन जाएगा। और ऐसा रवि योग जब जब बनेगा आप उस दिन को अर्थात उस नक्षत्र वाले समय को किसी भी शुभ कार्य के लिए मुहूर्त के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। रवि योग वाले मुहूर्त का सर्वश्रेष्ठ लाभ हम सबको प्राप्त हो सकता है। अवश्य इसका प्रयोग करके लाभान्वित बने। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखें, धर्म के रास्ते पर स्वयं को चलाते रहें, दूसरों के लिए भी प्रेरणा पुरुष बन करके धर्म के मशाल को रोशन करते रहें। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान परमात्मा रूपी पवित्र आत्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव। गुरुवर के हर वचन पर जीवन को ढालना